आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक लाया हूं इंडियन पॉलिटी का। यहां से तो एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वाला आपने वीडियो पूरा देख लिया तो ये समझ लीजिए कम से कम एक या एक से ज़्यादा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में तो ज़रूर मिलेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा। इस एक ही वीडियो में पढ़ने के बाद आपका मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं श्री एजुकेशन ऐप पर सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं जीएस के, और कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देख लीजिए संविधान में संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को जगह मिली है, ये देख लेते हैं। तो संविधान का भाग 3 देख रहे हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। संविधान का भाग 3, इसमें मौलिक अधिकार इस भाग का नाम है, और इस मौलिक अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल हैं आर्टिकल 12 से 35 तक है। ऐसे नंबर वाइज आप देखेंगे ना तो कुल भाग 22 हैं, लेकिन ऐसे जब देखेंगे कि भाग 4A भी देखिए जोड़ा गया है, तो ऐसे काउंट करेंगे तो 25 हो जाते हैं। लेकिन नंबर वाइज जैसे 1, 2, 3 लास्ट में देखेंगे भाग 22 हैं, लेकिन जो 4A है 9A है, इन सबको अगर जोड़ा जाए तो ये 25 हो जाते हैं काउंटिंग में। ठीक है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक, ये भाग आप समझ लीजिए हमारे संविधान का अलग अलग चैप्टर है। तो तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? मौलिक अधिकार। और उस मौलिक अधिकार चैप्टर का नाम है, तो उस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे कोई किताब का चैप्टर है, चैप्टर में कुछ लिखा होता है ना, तो वो जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल्स के रूप में लिखा हुआ है। ऐसे आर्टिकल 12 ये कहता है, आर्टिकल 13 ये कहता है, ऐसे ही आर्टिकल 35 तक सारी कहानी बताई गई है। तो ये आप समझ लीजिए सबसे पहला प्रश्न यही है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, और आर्टिकल 12 से 35 तक है इससे संबंधित। ये प्रश्न उठता है कि किस देश के संविधान से हमने कॉपी किया है मौलिक अधिकारों को, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये नोट कर लीजिएगा, अमेरिका के संविधान से। और मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अमेरिका के संविधान से ये मौलिक अधिकार कॉपी किए गए हैं। जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय फंडामेंटल राइट की बात करें तो टोटल 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे, मगर वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। एक को हटा दिया गया, मैं बता रहा हूँ आपको अभी कौन सा। सबसे पहले प्रकार का मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। कुल 5 आर्टिकल्स हैं इसमें जो हमें समानता का अधिकार देते हैं, और हमें स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। 4 अधिकार ऐसे हैं। और तीसरे टाइप का है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2 आर्टिकल इसमें आते हैं, आर्टिकल 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। कुल 4 आर्टिकल्स हैं, 25, 26, 27, 28। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30 है इससे संबंधित। और छठे प्रकार का जो मौलिक अधिकार है ना, इसे अब यहाँ से हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में इसका जिक्र था। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये आप आगे चलकर पढ़ते हैं, ये आप पढ़ते हैं किस में? ये आप पढ़ते हैं कानूनी अधिकार में। इसके बाद 7वां बहुत महत्वपूर्ण ये आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल नंबर 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पूरे संविधान की आत्मा और हृदय अगर अंबेडकर साहब की नज़र में कोई आर्टिकल है तो वो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 को BR अंबेडकर साहब ने कहा है कि ये संविधान का आत्मा है और संविधान का हृदय है ये। क्योंकि जितने भी मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं ना, उनकी वैल्यू तभी होती है जब ये आर्टिकल 32 है। क्योंकि आर्टिकल 32 में आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर आपको आपके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, चाहे सरकार के द्वारा चाहे जन नागरिक के द्वारा, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ये खुद में एक मौलिक अधिकार है।
आप इसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। उपचार है, एक तरीके से याद भी रख सकते हैं, उपचार। आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो उसका उपचार सुप्रीम कोर्ट कर देगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 12 की। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि आर्टिकल आपके जो हैं आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक मुख्य रूप से हैं, ये आपके मौलिक अधिकार हैं। तो आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है, वो भी तो मौलिक अधिकार का हिस्सा है। वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 12 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। जैसे अभी आर्टिकल 14 से लेकर अभी 32 तक जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें बार बार राज्य शब्द आएगा, बार बार राज्य शब्द आएगा कि जैसे राज्य आपको इस मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, राज्य आपके साथ न्याय करेगा, राज्य के सामने विधि के मतलब राज्य आपको विधि के समक्ष समता का अधिकार से वंचित नहीं करेगा। तो राज्य है क्या, राज्य की परिभाषा बताया गया है। तो राज्य का मतलब ये मत समझ लीजिएगा स्टेट, जो आपकी पंजाब सरकार या यूपी गवर्नमेंट, वो नहीं है, वो राज्य नहीं है। राज्य इस शब्द का मतलब जो है वो केंद्र सरकार है और भारत की संसद है, बहुत व्यापक इसका मतलब है। राज्य सरकार है, राज्य की विधानमंडल है, जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिकाएँ, पंचायत, और जो ऐसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, LIC, ONGC, सेल, ये सभी राज्य शब्द में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं लिखा हुआ है कि राज्य आपको आपके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं करेगी, तो मतलब केंद्र सरकार भी आपके मौलिक अधिकारों से आपको वंचित नहीं कर सकती। और भारत की संसद हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे राज्य की 2 विधानमंडल होती है जिसमें विधानसभा विधान परिषद आती है, और नगर पालिकाएँ, पंचायत, इन सब को अधिकार नहीं है आपके मौलिक अधिकार का हनन करने का। तो राज्य जो है ना, राज्य शब्द का मतलब ये है। आगे संविधान का भाग 4 DPSP की बात करता है, उसमें भी बार बार राज्य शब्द आता है। तो राज्य शब्द का मतलब यही है। ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में बताई गई है सिंपल तरीके से। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 देखिए, हमारे संविधान में जो भी ऐसे कानून, जो भी ऐसी विधियां हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर रही हैं या समाप्त कर रही हैं, अगर कम कर रही हैं या समाप्त कर रही हैं तो वो उनका प्रभाव जो है शून्य हो जाएगा। मतलब जो भी हमारे संविधान में कानून बन चुके हैं, अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर रहे हैं तो वो कानून मान्य नहीं होंगे, वो जीरो समझे जाएंगे। ठीक है, और आर्टिकल 13 में ये भी कहा गया है कि अगर फ्यूचर में संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे कि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या मौलिक अधिकार कम होते हैं, तो भी वो कानून मान्य नहीं होगा, वो कानून असंवैधानिक करार दे दिया जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को पुनरावलोकन करने का अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। मतलब जो भी कानून संविधान में बन चुके हैं या संसद आगे बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार मिलता है आर्टिकल 13 के तहत कि वो चेक कर सकती है कि वो किसी के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर रहे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो तुरंत उसे असंवैधानिक करार दे दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं सरकारों के द्वारा जो असंवैधानिक करार दिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक बच्चों, तो ये है आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को। अब बात आती है समता या समानता का अधिकार। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें समानता की बात की गई है, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे सिंपल तरीके से आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि राज्य भारत राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति, व्यक्ति शब्द आ गया, इसका मतलब आप ये नोट कर लीजिएगा कि आर्टिकल 14 भारत के नागरिकों के लिए भी है और जो विदेशी भारत में रहते हैं ना उनके लिए भी है। ठीक है, भारत के जो सिटीजन हैं उनके लिए भी आर्टिकल 14 वैलिड है और भारत में जो विदेशी लोग रहते हैं आकर
उन्हें भी ये अधिकार मिलता है आर्टिकल 14 के तहत, जो मौलिक अधिकार है। तो राज्य का मतलब आर्टिकल 12 में आपने पढ़ ही लिया, राज्य का मतलब क्या है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता शब्द और विधियों के समान संरक्षण शब्द आया है। विधि के समक्ष समता का मतलब ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर होंगे। मतलब भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, भारतीय क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबके लिए समान होगा। कानून सबके लिए समान होगा। विधि के समक्ष समता का मतलब ये है, ठीक है। विधियों के समान संरक्षण का मतलब यह है कि कानून के सामने सभी समान तो होंगे, लेकिन परिस्थितियां समान होनी चाहिए। बच्चों, मैं आपको अच्छे समझाता हूं इसका मतलब क्या है। दो शब्द हैं ये, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि विधि के समक्ष समता ये शब्द ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों के समान संरक्षण जो शब्द है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया हमने। और इसका मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, विधि के सामने सभी बराबर होंगे। इसका मतलब अगर केवल ये शब्द होता, हमारे संविधान में आर्टिकल 14 में केवल ये शब्द होता, अगर ये शब्द ना होता, विधियों के समान संरक्षण ना होता, केवल विधि के समक्ष समता होता, इसका मतलब ये था कि भैया कानून के सामने सभी बराबर होंगे। जैसे टैक्स की बात आ जाए, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे हम हो, सबको समान टैक्स देना पड़ता, क्योंकि कानून के सामने तो सभी समान है। जो कानून बना हुआ है तो सबके लिए समान होना चाहिए। इसका मतलब ये होता। देख लीजिए वहाँ पे परिस्थितियाँ समान नहीं हैं, मुकेश अंबानी की और हमारी परिस्थितियाँ समान नहीं हैं। फिर भी अगर केवल ये शब्द होता, विधि के समक्ष समता, तो हम दोनों को, मुकेश अंबानी और हमें दोनों को समान टैक्स देना पड़ता, जो कि ये न्याय नहीं होता, अन्याय हो जाता। अगर मात्र केवल यही शब्द होता, विधि के समक्ष समता, तो जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं ऑनलाइन, आपके लिए मान लीजिए 120 मिनट का समय है एग्ज़ाम देने के लिए यूपी लेखपाल का। वहीं एक ऐसा स्टूडेंट जो दृष्टि बाधित हो, जो आंखों से उसे सही से दिखाई ना दे रहा हो, अगर उसे भी 120 का समय दिया जाएगा तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि इस शब्द का मतलब है विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने सभी बराबर होंगे, चाहे एक स्वस्थ व्यक्ति, चाहे एक बीमार या जो दृष्टि बाधित बच्चा है, वो भी सब कानून के सामने समान होंगे। तो जो बच्चे की दृष्टि कमज़ोर है उसके साथ तो अन्याय हो रहा है, उसके साथ तो अन्याय हो रहा है, क्योंकि उसे भी समान समय मिल रहा है। अगर इसको ज़्यादा समय मिले जो दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके साथ फिर न्याय होगा ना। इसलिए शब्द लिखा गया है कि विधियों के समान संरक्षण। अगर परिस्थितियां समान होंगी तभी जाकर उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, इसलिए ये शब्द जोड़ा गया। विधियों के समान संरक्षण शब्द इसलिए जोड़ा गया, ठीक है। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा, अन्यथा नहीं। ये सिंपल तरीके से बताया गया। इन दोनों शब्दों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। विधि के समक्ष समता का मतलब कानून के सामने सब समान होंगे। विधियों के समान संरक्षण का मतलब हो गया कि समान अगर परिस्थितियां होंगी तभी समान होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये आया था ना, आप जानते ही हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो ये पास हुआ था, इसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और कई याचिकाएं आई थी कि आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है, आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि आर्टिकल 14 का हनन नहीं हो रहा है। जो याचिका करने वाले थे उनकी ये दलील थी कि इसमें धर्म के नाम पर यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। कैसे धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है? क्योंकि उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और आपका बांग्लादेश, यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे हिंदू,
सिख, ईसाई और जैन, बौद्ध, इनको जो भारत में शरण जिन्होंने ली हुई है, जो भारत के शरणार्थी थे, उन्हें नागरिकता देने की बात की गई है। तो जो याचिका करने वाले लोग थे वो कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम धर्म को नहीं लिया गया है, मुस्लिम धर्म के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आर्टिकल 14 के तहत कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें शब्द लिखा हुआ है विधियों के समान संरक्षण, जिनकी परिस्थितियां समान होंगी उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा ना, उनके समक्ष कानून समान होगा। तो मुस्लिम की और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो परिस्थितियां हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में समान नहीं हैं, इसी कारण से आर्टिकल 14 का हनन नहीं हो रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे आर्टिकल 14 का मतलब क्या है। कानून के सामने सब बराबर होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन जिसको जिसको आप बराबर कर रहे हैं उनकी परिस्थितियां भी समान होनी चाहिए। ठीक है, इसी शब्द के नाते जो SC ST और OBC ये जो आरक्षण है ये वैलिड है, क्योंकि इनकी जो परिस्थितियां हैं वो जनरल कैटेगरी के लोगों की परिस्थितियों के समान नहीं है, ऐसा कहा जाता है। इसी कारण से आरक्षण को वैलिड ठहराया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 15 की बात करेंगे। आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये सभी समानता की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 15 कह रहा है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, समान जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य क्या मतलब क्या है, आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, आर्टिकल 12 जो है नागरिकों के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पर मतलब पुरुष है या स्त्री है इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा कई अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, इस आधार पर नहीं किया जा सकता, इसके अलावा जो आधार है उन पर किया जा सकता है। जैसे उम्र के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन में टिकट करवाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक लाइन होती है जो 60 साल से ऊपर लोग हैं, बुजुर्गों के लिए उनकी स्पेशल लाइन होती है। तो वहाँ पर उम्र के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, कि हमारे आर्टिकल 15 का हनन हो रहा है, नहीं, वहाँ पर उम्र के लिहाज से भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, तो धर्म के आधार पर भेदभाव आपसे नहीं होगा कि मतलब कोई भी सरकारी योजना आती है उस पर धर्म के नाम पर आपसे भेदभाव हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कि जैसे मोदी जी अब आवास दे रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं, तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सबको समान आवास दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं को दिया जा रहा है, मुसलमानों को भी दिया जा रहा है, तो वहाँ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 15 का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा कि आप कहाँ, आपका वंश कहाँ से बिलोंग करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप बाबर की ही संतान क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं उसे, अगर भारत के नागरिक हैं तो आर्टिकल 15 आपके लिए भी है। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा कि आप किस जात से बिलोंग करते हैं, जात के आधार पर कोई भेदभाव हो, ऐसा नहीं होगा। लिंग के आधार पर स्त्री है या पुरुष है सबके लिए समान योजना आएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई एक ही काम के लिए स्त्रियों को कम जो सैलरी दी जा रही हो और पुरुषों को अधिक सैलरी दी जा रही हो, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, कहीं कहीं आप देखते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको आरक्षण दिया जा रहा है, तो वो वैलिड है, वो आर्टिकल 15 का हनन नहीं माना जाता उसमें, क्योंकि औरतों को बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे करने के लिए, ऐसी उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये सब योजनाएं लाई जाती हैं। तो उनमें आर्टिकल 15 और बाकी जो समानता का अधिकार का हनन नहीं माना जाता। ठीक है, वो अपवाद रूपी है, क्योंकि
उसमें हमारी जो महिलाओं वर्ग की जो महिला वर्ग है उन्हें आगे करने के लिए ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं। तो आर्टिकल 15 आपको समझ में आ गया होगा। ये आप याद रखिएगा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, ये 5 आधार हैं। इन आधारों पर भेदभाव नहीं हो किया जाएगा, आर्टिकल 15 ये कहता है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि कोई भी सरकारी नौकरी है उसमें नियुक्ति के समय सभी नागरिकों को समान अवसर मिल जाएगा। उनके साथ धर्म के आधार पर, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या उद्भव एवं निवास के स्थान पर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कोई नौकरी आ रही है तो उसमें आपके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। हालांकि जाति के आधार पर ये SC, ST, OBC ये जो आरक्षण दिया गया है ये अपवाद है, ये मान्य है। ठीक है, ये जो आरक्षण दिया है इसको आर्टिकल 16 का हनन नहीं माना जाता, क्योंकि ये वर्ग पिछड़ा वर्ग है। इन्हें जो भारत की जो मेन स्ट्रीम है उस तक लाने के लिए ऐसे आरक्षण दिए गए हैं। ठीक है, समाज में इनको बराबर लाने के लिए ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसमें यह कहा गया है आर्टिकल 16 में नौकरियों से संबंधित है कि नौकरियों में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, जो छुआछूत का अंत की बात करता है। मतलब हमारे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो उससे पहले की ये चलन था कि जो उच्च जाति के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, वो छोटे वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे। कह सकते हैं कि मतलब वो जिस रास्ते से चले जाएं उस रास्ते से जाना पसंद नहीं करते थे। तो ये छुआछूत का बहुत उस समय एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत ये चीज़ चल रही थी। इसको समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया है कि आर्टिकल 17 में कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का जो छुआछूत है वो वैलिड नहीं होगा। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अनटचबिलिटी का अंत किया जाता है। अगर कोई किसी का शोषण करते हुए या कोई इस प्रकार का काम करते हुए पाया जाता है तो उसे दंडनीय माना जाएगा। तो इसके लिए कई कानून भी बनाए हैं सरकार ने। और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। आर्टिकल 18 कहता है कि जो राज्य है वो सेना और विद्या से संबंधित सम्मानों को छोड़कर बाकी किसी भी प्रकार की उपाधि किसी को नहीं देगा। सेना मतलब जैसे नाम के आगे कैप्टन लिख दिया, मेजर लिख दिया, ये सब वैलिड हैं। एकेडमिक से संबंधित मतलब जैसे नाम के आगे इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब वैलिड हैं, क्योंकि ये आपकी मेहनत है, आपकी कमाई है। आपने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियर आपके नाम के आगे लग गया, डॉक्टरी की है तो डॉक्टर लग गया है। अब सेना में ऊंचे पद पर है, मेजर, कर्नल, ये आपके नाम के आगे लग गया, ये वैलिड है। इसके अलावा कोई और भी जो उपाधियां होंगी वो किसी को प्रदान नहीं की जाएंगी। ठीक है, और ना ही विदेश से कोई भारत का नागरिक कोई उपाधि ग्रहण करेगा। जैसे उपाधियां इन द सेंस पहले होता था ना कि बादशाह, नाम के आगे बादशाह है, किसी को राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, तो वो सब अब नहीं होगा। समाज में समानता की भावना लाने के लिए ये आर्टिकल 18 लाया गया है। कौन कौन सी उपाधियों को छोड़कर, कौन कौन सम्मान को छोड़कर? जो आपने पढ़ाई लिखाई से या सेना में रहकर अपनी वीरता से, टैलेंट से कमाए हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी प्रकार की जो उपाधियां हैं वो ना आप ग्रहण करेंगे, ना राज्य आपको देगा, ना विदेशों से आप ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। जैसे नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, अब इस समय ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो ये है बच्चों आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 समानता की बात कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे।
आर्टिकल 14 आपने देखा कि कानून के सामने सब बराबर होंगे लेकिन परिस्थितियां समान होनी चाहिए। आर्टिकल 15 कह रहा है कि राज्य जो है वो नागरिकों के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, ये 5 चीज़ें हैं, इन आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। चाहे कोई सरकारी योजना आ रही हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 नौकरियों से संबंधित है कि नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा। किस आधार पर? धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर। ये 5 तो यही हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा है उद्भव एवं निवास, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। अब आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं बच्चों। तो आर्टिकल 19 के पहले क्लॉज के ए भाग में ये कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको भाषण देने की और अपने दिल की बात प्रकट करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अपने दिल की बात को प्रकट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, चाहे बोलकर भी आप प्रकट कर सकते हैं, चाहे गाना गाकर आप प्रकट कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार में आ रहा है। चाहे आप साइलेंट रहकर भी अपने इस अधिकार को प्रकट कर सकते हैं, जैसे मौन व्रत रखकर या बिना बोले स्ट्राइक करते हैं, उस टाइप का। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के पहले क्लॉज के पहले ए वाले भाग में। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और मैं आपको बता दूं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता को भी आर्टिकल 19 के पहले क्लॉज के ए में माना जाता है। उसके बाद 19 के पहले क्लॉज के बी में लिखा हुआ है शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार। आपको ये अधिकार है कि शांतिपूर्वक बिना युद्ध के आप सम्मेलन बुलाने का आपको अधिकार है, कि आप कोई असेंबली और शांतिपूर्वक कोई सम्मेलन बुला सकते हैं, लोगों का इकट्ठा करके कुछ भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक। ये मौलिक अधिकार है। और तीसरे में है संघ, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, मतलब आप एक कोई ग्रुप बना सकते हैं, जैसे आरएसएस ग्रुप है और भी कई सारे ग्रुप हैं। तो ये मौलिक अधिकार है उनका। आप संघ, संगम या कोई सहकारी समिति बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे जो उद्योग करने वाले हैं ना, व्यापारी, वो मिलकर एक बहुत बड़ा एक संघ बना लेते हैं व्यापार करने के लिए। तो ये सहकारी समिति एक तरीके से। संचरण का अधिकार, चौथा है संचरण का अधिकार। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में फ्रीली घूम सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है। और पांचवा है निवास करने और बस जाने की अधिकार, मतलब आप भारत के किसी भी कोने में जाकर ज़मीन लेकर बस सकते हैं। ये सब आपका मौलिक अधिकार है। जम्मू कश्मीर पहले नहीं था, लेकिन अब आर्टिकल 370 वहाँ से हटा दिया गया, आप जानते हैं। तो वहाँ भी आप जाकर ज़मीन ले सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। और छठवां संपत्ति के अधिग्रहण करने, उसे खरीदने बेचने का अधिकार था, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और नेक्स्ट है कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार है। कोई बिजनेस आप कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार में आता है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या है? आप भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और शांतिपूर्वक आप सम्मेलन बुला सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। तीसरा, आप संघ बना सकते हैं, कि ग्रुप बना सकते हैं, कोई एक पार्टी बना सकते हैं। आप कहीं भी घूम सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में, ये आपका मौलिक अधिकार है। कहीं भी आप ज़मीन लेकर बस सकते हैं, रह सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। कोई बिजनेस आप कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं,
ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन इन पर भी रोक लगाई जा सकती है अगर इन सब अधिकारों को यूज़ करते समय लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है या लोगों के स्वास्थ्य पर हानि होती है, तो इससे आपको रोका जा सकता है। इससे आपको रोका जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे इसमें कहा गया है कि आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जाकर बिना पढ़े लिखे डॉक्टरी खोल दीजिए और लोगों का इलाज करना शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे मेरा मौलिक अधिकार है, नहीं, उसके लिए आपको कुछ डिग्री की ज़रूरत होगी, जो भी वैलिड है वो डिग्री की ज़रूरत होगी। ठीक है, उससे आपको रोका जा सकता है कि बिना इस डिग्री के आप ये काम नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार का। और भाषण देने से या अपने आप को एक्सप्रेस करते समय आप कुछ भी ऐसा लगे कि मतलब कुछ भी बोलकर आप वहाँ की स्थिति गड़बड़ कर दे रहे हैं, ऐसा भाषण दे रहे हैं कि लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जा रहे हैं, कि मतलब भड़क जा रहे हैं, तब भी आपको रोका जा सकता है। समझ पा रहे हैं? आप ऐसा कोई सम्मेलन बुला रहे हैं और जिस रास्ते पे आपने सम्मेलन बुलाया है और वहाँ से मोदी जी या प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री गुजरने वाले हैं, तो ऐसा करने से आपको रोका जा सकता है। तब आप नहीं कहेंगे कि मेरा मौलिक अधिकार है, नहीं कहेंगे ऐसा। ठीक, और आप ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते जिससे कि लोगों को ही खतरा हो। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दें जिससे कि टेररिस्ट आप बनाते जा रहे हों, लोगों को भड़काते जा रहे हों, उनको आतंकवादी बनाते जा रहे हों, ऐसा भी करने से आपको रोका जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है किस आधार पर? कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, किसी के स्वास्थ्य पर नुकसान ना हो। ठीक है, इन आधारों पर। तो ये है आपका आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, याद रख लीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल 20 आपको कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब आर्टिकल 20 में लोगों को 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। जैसे राज्य जो है ना, वो किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं मानेगा जब तक उसने कोई ऐसा काम नहीं कर दिया है कि जो उस समय अपराध में आता हो, उस समय अपराध में आता हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आज की डेट में बिहार में शराब बेचना या खरीदना या पीना बैन हो गया है। अगर कोई शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है आज की डेट में, तो उसे जेल हो जाएगा। लेकिन यही 5 साल पहले मान लीजिए ये एक नियम नहीं था और किसी का वीडियो वायरल हो गया और वो 5 साल पहले का है, 5 साल पहले का वीडियो है कि जिसमें वो व्यक्ति शराब बेच रहा है खुलेआम। पुलिस ने इस वीडियो को पकड़ लिया और वीडियो के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अगर वो व्यक्ति प्रूफ कर दे कि भैया ये 5 साल पहले का वीडियो है और इस समय जब का वीडियो है उस समय शराब बेचना कानूनन जुर्म नहीं था, अगर ये प्रूफ हो गया तो आपको सज़ा नहीं होगी। भले आप वहाँ पर शराब बेच रहे हैं, लेकिन जब बेच रहे हैं उस तारीख में वो कानून नहीं बना था कि शराब बेचना अपराध है। अब बेचना अपराध आज की डेट में है ना, तो आज की डेट में जो आपने काम किया है अगर वो अपराध की श्रेणी में आता है तभी आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, और जितनी सज़ा का प्रावधान वर्तमान में है उतनी ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर 5 साल पहले का जो वीडियो है इसमें मान लीजिए 2 साल की सज़ा थी शराब बेचना है, और आज की डेट में 10 साल की सज़ा है, और जो व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ 5 साल पहले का, तो अब पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा 2 साल की होगी, ना कि 10 साल की, क्योंकि जब उसने अपराध किया था उस समय 2 साल का प्रावधान था। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 20 का पहला क्लॉज। और दूसरे क्लॉज में कह रहा है कि दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब एक बार अपराध किया है आपने तो उसकी एक ही बार सज़ा मिलेगी, 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। मान लीजिए किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है तो उसको 10 साल की सज़ा मिल गई है। अब 10 साल की सज़ा भुगत कर वो आया और किसी ने फिर मुंह उठाकर उसी केस के लिए उस पर फिर मतलब मुकदमा कर दिया,
तो अब दोबारा उसको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि वो सज़ा काट चुका है, जो उसने अपराध किया था उसका सज़ा काट चुका है। तो एक अपराध के लिए एक ही बार आपको दंड दिया जाएगा, बार बार नहीं। ठीक है, दोहरे दंड से संरक्षित करता है आर्टिकल 20। लेकिन हाँ, ये याद रखिए, एक आपको बात बताता हूँ। जैसे आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी बैंक में नौकरी कर रहे हैं, आपने करप्शन कर दिया, आपके खिलाफ चार्जेस लग गए कि आपने 10 लाख रुपए का गमन कर दिया, 10 लाख रुपए धांधली कर दी है। इसके लिए आप पर केस होता है तो आपको 10 साल की सज़ा हो जाती है, मान लीजिए 10 वर्ष की सज़ा हो जाती है। और इसके अलावा बैंक ने आपको नौकरी से भी निकाल दिया, तब आप ऐसा नहीं कह सकते कि देख लीजिए मैंने अपराध तो एक ही किया है, उसके लिए मुझे 2-2 सज़ा मिल रही है। कैसे 2-2 सज़ा? एक 10 साल की कैद भी मिल रही है और बैंक वाले ने मुझे नौकरी भी निकाल दिया, बैंक वाले ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो ये भी तो एक सज़ा है और ये भी एक सज़ा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ 2-2 सज़ा मिल रही है। नहीं, यहाँ पर 10 साल की सज़ा है ना, वो कोर्ट के द्वारा दी गई है और वही मान्य होगा, कि मतलब कोर्ट आपको दोहरी सज़ा नहीं दे सकता। और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, वो अपनी सज़ा तो देंगी ही आपको, वो आप पर पेनल्टी लगाएंगी ही कि आपको जुर्माना लगा दिया जाए या आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो वो इसमें दोहरे दंड में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने करप्शन किया, उसके चलते आपको नौकरी से निकाल दिया, तो इसे नहीं गिना जाएगा। जो कोर्ट ने आपको सज़ा दी है, वो कोर्ट 2 बार सज़ा नहीं देगा आपको, एक ही अपराध के लिए। ठीक है, और तीसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता कि वो खुद के ही विरुद्ध गवाही दे। मतलब किसी भी व्यक्ति को आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, मार कर, गाली देकर या किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते हैं कि वो अपने आप को ही गवाही दे, कि मतलब वो कबूल करे कि हाँ मैंने अपराध किया है। अगर अपनी इच्छा से कबूल करना चाह रहा है तब तो ठीक है, अगर अपनी इच्छा से कबूल करना चाह रहा है कि ठीक है, लेकिन ये ज़बरदस्ती मार कर पीट कर उससे नहीं विवश करवाया जा सकता कि उसने अपराध किया है। तो ये आर्टिकल 20 में आपको ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों में अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जिसे बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हस्तक्षेप किया है, बार बार उसकी व्याख्या दी है, तो वो आर्टिकल 21 है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें कहा गया कि राज्य व्यक्ति के प्राण और शरीर को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मतलब इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति आ गया, तो मतलब आप समझ जाएंगे कि नागरिकों के लिए भी है, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए भी है, कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उसके प्राण और उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने का एक ही तरीका है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब उसके लिए कोई कानून होना चाहिए। अगर किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या किसी के प्राण लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। अगर कानून नहीं है तो किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के प्राण और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मतलब किसी को फांसी दी जा रही है तो उसके प्राण लिए जा रहे हैं ना, तो वो वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि उसके जो फांसी दी जा रही है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार दी जा रही है। उसने कोई ऐसा अपराध किया होगा जिसके लिए कानून है, विधि है कि ये अपराध करेंगे तो आपको फांसी हो जाएगी। तो किसी भी व्यक्ति को फांसी अगर हो रही है तो ये समझ लीजिए उसके प्राण को राज्य छीन रहा है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण लिए जाएं या उसके शरीर को नुकसान पहुंचा दिया जाए। समझ पा रहे हैं? ये आर्टिकल 21 है। इसकी बार बार व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, मतलब जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति के प्राण और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले वो सभी इनडायरेक्टली जो कारण है वो भी मान्य माने जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि मतलब ऐसे कारण जिससे कि किसी भी व्यक्ति के प्राणों को नुकसान पहुंचाया जा सकता हो या उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता हो,
उन्हें भी आर्टिकल 21 के तहत मान्य नहीं माना जाएगा। उदाहरण मैं बताता हूँ तब समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साफ सफाई और स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन, ये सब आर्टिकल 21 के तहत मानव के मौलिक अधिकार में आते हैं। अगर साफ सफाई नहीं होगी, स्वच्छ जल मानव नहीं पिएगा, स्वच्छ भोजन नहीं करेगा, तो उसके शरीर को नुकसान होगा, उसके प्राण भी जा सकते हैं ना। तो डायरेक्टली प्राण तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये आगे हो सकता है कि इसके कारण किसी व्यक्ति के प्राण चले जाएं, तो ये भी आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकारों में आता है। विदेश जाने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार में आता है। आर्टिकल 21 के तहत विदेश जाने का मौलिक अधिकार, ये कैसे प्राण और शरीर से संबंधित है? देखिए, अगर विदेश जाने से सरकार आपको रोक दे, क्या पता विदेश में आपको नौकरी बहुत अच्छी मिल रही हो और आपको रोक दिया जाए, आपकी नौकरी चली जाए। अगर नौकरी चली जाएगी तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर जीवन नहीं अच्छा जी पा रहे हैं तो एक तरीके से डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं। डिप्रेशन में जाने से आपके प्राण भी चले जा सकते हैं। तो भले विदेश जाने का अधिकार जो है प्राण और शरीर से संबंधित नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंधित है ना, तो ये भी इसलिए आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकारों में माना जाता है। और निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार में ही माना जाता है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, कि मतलब आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं। जैसे किसी की प्राइवेसी को दुनिया के सामने खोल दिया जाए और उससे व्यक्ति सुसाइड भी कर सकता है ना, तो सुसाइड करेगा तो प्राण चले जाएंगे। इसी कारण से निजता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार में आता है। और आत्महत्या करना भी अपराध है। आत्महत्या करना भी अपराध है। आप आत्महत्या करके भी अपने प्राणों को, अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खुद आत्महत्या जो करने में सफल हो गया वो तो ठीक है, जो सफल नहीं हो पाया, पकड़ा गया, तब भी उसे सजा हो सकती है, ये समझ लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर ही शिक्षा के अधिकार को भी माना था। पहले शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा पाने का अधिकार जो है ना, वो भी आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार माना था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शिक्षा नहीं है तो मानव जीवन व्यर्थ है, पशु के समान है मानव का जीवन, जानवर के जैसा है। इसका मतलब शिक्षा नहीं तो जीवन नहीं, तो उसके प्राण, उसके शरीर को नुकसान पहुंच ही रहा है इनडायरेक्टली तरीके से। हालांकि संसद ने बाद में चलकर 2002 में 86वां संविधान संशोधन लाकर शिक्षा के अधिकार के लिए एक अलग से आर्टिकल बना दिया, आर्टिकल 21A। इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में बना दिया गया और इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के लोगों, जो बच्चे हैं, उनके लिए मुफ्त शिक्षा पाने का ये उनका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 6 से वर्ष 6 उम्र से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, ये उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और कैद से संरक्षण प्रदान करता है। सबसे पहले देख लीजिए कि 2 प्रकार की गिरफ्तारी होती है, एक दंडात्मक निरोध गिरफ्तारी, एक निवारक निरोध। मतलब दंडात्मक गिरफ्तारी ऐसी है कि जिसमें किसी ने कोई अपराध कर दिया है, उसके लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और दूसरा निवारक गिरफ्तारी ऐसी है कि इसमें किसी व्यक्ति ने कोई अपराध तो नहीं किया है, लेकिन आगे चलकर कोई अपराध कर ना दे, ऐसी आशंका है कि वो आगे चलकर कोई अपराध कर देगा, तो अपराध करने से पहले ही उसको नज़रबंद कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। तो ये निवारक निरोध गिरफ्तारी हो गई। 2 प्रकार की गिरफ्तारियां हैं। इन 2 प्रकार की गिरफ्तारियों में क्या आपके मौलिक अधिकार हैं वो बताया गया आर्टिकल 22 में। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, लगभग किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये निवारक निरोध वाली एक कानून नहीं है। देखिए आर्टिकल 22 का पहला और दूसरा क्लॉज ये आपका दंडात्मक गिरफ्तारी संबंधित है, और बाकी मुख्य तौर पर चौथा, 5वां, 6वां
ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। आपको मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 22 का पहला और दूसरा क्लॉज क्या कहता है? पहला क्लॉज कहता है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है और अपने मनपसंद वकील से राय लेने का अधिकार है। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसके लिए उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसे गिरफ्तार किया गया उसके पास मौलिक अधिकार है कि वो गिरफ्तारी का कारण जान सके कि भाई मुझे गिरफ्तार क्यों किया, बता दीजिए। और अपने मनपसंद वकील से राय लेने का भी उसे अधिकार है। और दूसरी बात ये कहता है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ना, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर बाई चांस 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया तो उसे न्यायिक हिरासत में रखना होगा। न्यायिक हिरासत में रखना होगा। पुलिस कस्टडी में नहीं रखना है तो उसे न्यायिक हिरासत में रखना पड़ेगा। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में रखना पड़ेगा उसे। उसके बाद तीसरा क्लॉज कहता है कि जो पहला और दूसरा क्लॉज है, इसमें जो दिए गए अधिकार हैं वो निम्न लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। किन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है? जो शत्रु देश के व्यक्ति हैं। जैसे कोई आतंकवादी हमारे देश में घुस गया हो, अब वो भी कहे कि मुझे आर्टिकल 22 के तहत अधिकार दिए गए हैं, तब ऐसा नहीं होगा। उसके लिए सब अधिकार नहीं है। शत्रु देश, हमारे जो शत्रु देश है उसके व्यक्ति, जो वो वहाँ का जो व्यक्ति है हमारे यहाँ है, हमारे देश में है, उसके लिए भी ये अधिकार नहीं है। दूसरा, निवारक निरोध विधि के अधीन जो गिरफ्तारियां हुई है ना, उसमें भी 22 का पहला और दूसरा क्लॉज मान्य नहीं है। ये केवल और केवल दंडात्मक गिरफ्तारियों के लिए वैलिड है। और इनके लिए क्या वैलिड है वो 22 के चौथे, पाँचवें, छठवें क्लॉज में आप पढ़ेंगे। चौथा क्लॉज कहता है कि सामान्यतः निवारक निरोध के अधीन जो गिरफ्तारियां होती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि ऐसी निवारक निरोध कानून जो संसद ने खुद बनाए हैं और उसमें खुद कानून बनाकर निश्चित किया है कि नहीं, यहाँ की गिरफ्तारी 5 वर्ष की होगी या 2 साल की होगी, तब आर्टिकल 22 का चौथा क्लॉज नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? और 22 का पांचवा क्लॉज, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है और गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध उसे वकील करने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 22 के पांचवें क्लॉज में अधिकार दिया गया है। कहा गया है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति किया गया है उसे जानने का अधिकार है भैया कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, और उसे वकील करने का भी अधिकार है। लेकिन वहीं छठवां क्लॉज ये कह देता है कि अगर जरूरी नहीं है, सामाजिक हित में नहीं है, तो गिरफ्तारी का कारण भी मत बताइए। अगर सामाजिक हित में नहीं है कि समाज के विरुद्ध हो रहा है, कि मतलब उसे कारण बता दिया जाए तो समाज को नुकसान हो सकता है, तो कारण भी मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ये छठवां क्लॉज कहता है। और सातवां क्लॉज कहता है कि संसद को अधिकार दिया जाता है कि वो कोई भी निवारक निरोध कानून बना सकता है और जिसका जो टाइम पीरियड है वो कुछ भी रखे, जो भी वो रखेगा, तो उस केस में 22 का चौथा क्लॉज मान्य नहीं होगा। आर्टिकल 22 का चौथा क्लॉज कहता है कि 3 महीने की गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। अगर संसद ने कोई स्पेशल निवारक निरोध कानून बना दिया, जैसे पोटा बनाया हुआ था, ऐसे बहुत सारे कानून बनाए थे, तो उनका जो गिरफ्तार करने का टाइम कानून बनाया है उसी हिसाब से कानून मतलब वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि 3 महीने के लिए ही केवल गिरफ्तारी होगी। ठीक है, तो देखिए कई सारे कानून बनाए गए हैं। निवारक निरोध अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, रासुका, आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम, टाडा जिसे कहते हैं, ये पोटा है, आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002, जो संसद पर हमला हुआ था उसके बाद ये कानून लाया गया था। अब इसके बाद एक अलग प्रकार का मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तीसरे प्रकार का मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 कहता है कि राज्य मानव का दुर्व्यापार नहीं होने देगा,
मानव के साथ बेगारी नहीं होने देगा, बेगारी नहीं होने देगा, और बलात्श्रम नहीं होने देगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो ये अपराध माना जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है। जैसे दुर्व्यापार मतलब समझ लीजिए, दुर्व्यापार का मतलब मानव का ही व्यापार नहीं होगा। जैसे वस्तुएं खरीदते बेचते हैं ना, ऐसा नहीं कि मानव को आप खरीदना बेचना शुरू कर दें, महिलाओं को खरीद कर बेचना शुरू कर दें, बच्चों को खरीद कर बेचना शुरू कर दें, तस्करी कर दें, तस्करी करना शुरू कर दें उनकी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो ये कानूनन जुर्म है, उसे अपराध भी मतलब उसे दंड दिया जाएगा। जो भी कानून होगा इसके लिए उसके हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को खरीद कर आप भीख मंगवाना शुरू कर दें। ये सब दुर्व्यापार में ही आता है। बेगारी, बेगारी का मतलब है कि बिना पैसा दिए, बिना उचित मजदूरी दिए आप ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। ऐसा करवाना भी कानून उल्लंघन, कानून आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना जाएगा और जो भी ऐसा करेगा उसको दंड दिया जाएगा। पहले होता था ना कि जो आपके क्या कहते हैं उन्हें, जो खेतों के मालिक हुआ करते थे, ज़मींदार। तो पहले ज़मींदारी व्यवस्था थी, तो ज़मींदार लोग क्या करते थे, जो उनके गांव के जो किसान थे ना, उनसे बेगारी करवाया करते थे और बलात्श्रम करवाया करते थे। इन्हीं सबको समाप्त करने के लिए ये सब आर्टिकल 23 लाया गया है। बलात्श्रम का मतलब है कि ज़बरदस्ती काम करवाना, उसकी इच्छा के बिना काम करवाना। अब जो मज़दूर है उसकी इच्छा नहीं हो रही काम करने की, भले आप पैसे दे रहे हैं लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो ये बलात्श्रम में गिना जाएगा। ठीक है। तो दुर्व्यापार, बेगारी, बलात्श्रम, ये आप समझ गए तीनों शब्दों का मतलब। ऐसा नहीं किया जाएगा। किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन समझा जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखिए, सार्वजनिक उद्देश्यों से इनका उल्लंघन किया जा सकता है। जैसे आप मिलिट्री में हैं, आप मिलिट्री में हैं तो आपको ज़बरदस्ती काम भी करवाया जा सकता है। आपकी इच्छा के बिना आपको बॉर्डर पे भेजा जा सकता है लड़ाई करने के लिए। युद्ध की स्थिति आ गई, आपको बॉर्डर पे भेज दिया, आप वहाँ मना नहीं करेंगे कि भैया मैं बॉर्डर पर लड़ने नहीं जाऊँगा, मेरी जान को खतरा है, मैं बॉर्डर पर लड़ने नहीं जाऊँगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है। और सरकार को ये अधिकार है कि आपकी सैलरी में कटौती कर सकता है कि कोई ऐसी आपदा आ जाए कि सबकी सैलरी में कटौती करनी पड़े, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बिना सैलरी के मुझसे काम करवाया जा रहा है, बेगारी करवाई जा रही है। तो देश हित में इन सब का उल्लंघन किया जा सकता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं किया जाएगा। 24 कारखानों और खानों में बालकों के नियोजन के निषेध की बात करता है कि छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी जो कारखाने हैं, खाने हैं, जोखिम भरे काम नहीं करवाए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 24 कहता है। अब आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 कहता है बच्चों, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान अधिकार है। ये क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब जो भी व्यक्ति है वो अपनी अंतरात्मा के हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी भगवान को मान सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। अंतःकरण का मतलब क्या है कि आपका दिल अगर कहता है कि हिंदू धर्म को फॉलो करना है तो हिंदू धर्म फॉलो कीजिए, इस्लाम धर्म को फॉलो करना है इस्लाम धर्म को फॉलो कीजिए। और धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता, जिस धर्म को मान रहे हैं तो खुल कर आप उसे मान सकते हैं, पूरा जग जाहिर करके आप मान सकते हैं। जैसे योगी जी हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो उसका जग जाहिर उसे शो करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। ये उनका मौलिक अधिकार है। आचरण करने का अधिकार, हिंदू धर्म में अगर कहा जाता है कि आपको पूजा करनी है, टीका लगाना है, तो ये कर सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। इस्लाम धर्म में अगर कहा जाता है कि आप को 5 वक्त की नमाज पढ़नी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को लालच देकर अगर प्रचार करना चाहें ऐसा नहीं पॉसिबल है।
तो ये अधिकार हैं आर्टिकल 25 में आपको। लेकिन देखिए आर्टिकल 25 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर समाज की लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो आपको इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आचरण करने का अधिकार है। जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से आप मंदिरों में पूजा कर सकते हैं और नमाज पढ़ सकते हैं इस्लाम धर्म के हिसाब से, आर्टिकल 25 में अधिकार है आपको। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नमाज पढ़ने के चक्कर में आप लाउड स्पीकर से ज़ोर ज़ोर से नमाज पढ़ रहे हो, या आप आरती कर रहे हैं तो लाउड स्पीकर में ज़ोर ज़ोर से उसे चला रहे हैं, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा करने से आपको रोका जा सकता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे मेरे आर्टिकल 25 से हनन किया जा रहा है। ठीक है, आप ज़बरदस्ती किसी का प्रचार करवा रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाकर या लालच देकर, तो भी आपको रोका जा सकता है। तो कहने का भाव ये है कि आर्टिकल 25 तब तक वैलिड होगा जब तक समाज की लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद है आर्टिकल 26। अब देखिए आर्टिकल 26 ये किसी व्यक्ति को या किसी नागरिक को अधिकार नहीं है, ये पूरे धार्मिक संप्रदाय को अधिकार है। ये एक धार्मिक संप्रदाय को अधिकार है। इसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 में ये अधिकार धार्मिक संप्रदाय को दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं। ये धार्मिक संप्रदाय को अधिकार दिया गया है कि वो अपने हिसाब से धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। जैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो मिलकर एक धार्मिक संस्था अपने लिए मस्जिद बनवा सकते हैं और उसे अपने हिसाब से चला सकते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। जो मंदिर बनाया गया है, जो मस्जिद बनाया गया है, वहाँ का जो प्रबंधन है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वही लोग संभालेंगे, उस धर्म के लोग ही संभालेंगे। और इसके अलावा चल अचल संपत्ति भी अर्जित करने का अधिकार है। चल संपत्ति मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली संपत्ति, अचल जो एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए, जैसे आपकी ज़मीन हो गई, पेड़ पौधे हो गए, मंदिर हो गई, भवन हो गई, ये अचल संपत्ति है। पैसे, सोना चांदी, ये चल संपत्ति हो गई। तो आप अपने धार्मिक संस्था में चल अचल संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं। जैसे चंदा ले सकते हैं आप धर्म के नाम पर, या जो चढ़ावा होता है वो संपत्ति का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो संपत्ति का यूज़ करना है ना, वो बताया गया है, उसको खर्च विधि के अनुसार ही खर्च करना है। ऐसा नहीं कि मस्जिद में जो पैसा इकट्ठा हुआ है या मंदिर में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसे आप तोप, गोला, बारूद खरीद रहे हों, नहीं। उसका जो यूज़ है वो विधि के अनुसार ही खर्च करना है। जैसे अपने ही जिस मंदिर से ये पैसे हैं, जिस मंदिर के, उसी मंदिर को और बड़ा बनाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, भंडारा लगाने में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि गलत कार्य में उसको नहीं यूज़ करना, उस पैसे को। अब आर्टिकल 27 देखिए, आर्टिकल 27 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। कहने का भाव ये है कि जो इसमें दो बातें हैं, आर्टिकल 27 में दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो आपसे टैक्स लिया जा रहा है वो आपकी इनकम पे टैक्स लिया जा रहा है, जो भी जीएसटी जैसे लिया जा रहा है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो धर्म के आधार पर का कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो जितने भी टैक्स आप पर लगाए गए हैं जैसे, वो धर्म के आधार पर कोई टैक्स आपसे नहीं लिया जा रहा। और दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि जो भी टैक्स से पैसा इकट्ठा हुआ है, जैसे आपकी इनकम जो टैक्स देते हैं वो पैसा जो इकट्ठा हुआ है, जीएसटी जो इकट्ठा होता है, तो उस पैसे को सरकार किसी धर्म को बढ़ाने में यूज़ नहीं करेगी।
पहली बात आप समझ गए। पहली बात आर्टिकल 27 में कहा गया है कि पहली बात धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कि जब आपसे टैक्स लिया जा रहा है कि ऐसा नहीं कोई नया टैक्स होगा कि धर्म के नाम पर जोड़ दिया गया कि आप हिंदू धर्म के हो या इस्लाम धर्म के हो तो आप ये टैक्स दीजिए। जैसे हिंदुओं से जजिया कर लिया जा रहा था, आप जानते हैं जजिया कर का इतिहास मुग़लों के ज़माने में भी था, उससे पहले जब भारत में अरबों ने आक्रमण किया था तभी शुरू हो गया था जजिया कर। तो जजिया कर जैसे था उस प्रकार का कोई धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कहा गया है कि जो भी सरकार हमसे टैक्स वसूल रही है, चाहे वो हमसे इनकम टैक्स हो, चाहे रोड टैक्स हो, कोई भी टैक्स, किसी भी प्रकार का जो टैक्स हमसे ले रही है, जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, उस पैसे को किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए या एक धर्म संप्रदाय को बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करेगी या उस पर खर्च नहीं करेगी। ठीक है, अगर खर्च करना भी है तो सभी धर्मों के लिए उसे खर्च करना पड़ेगा, किसी एक धर्म के लिए नहीं खर्च करेगी। जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है तो ऐसा नहीं कि सरकार उसमें हमारे टैक्स का पैसा लगा कर मंदिर बनवा दे, नहीं। तो वहाँ पे देखिए ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, तो वहाँ वो ट्रस्ट क्या कर रही है, चंदा बटोर रही है, तो चंदा लेकर उस मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोगों से चंदा लिया जा रहा है, सरकार से नहीं, सरकार का एक भी पैसा उसमें नहीं लग रहा है। ठीक, आर्टिकल 27 से संबंधित एक नोट है। देखिए आर्टिकल जो 27 है वो कर लगाने के लिए निषेध करता है, लेकिन शुल्क आपसे लिया जा सकता है। जैसे आप जाते होंगे आगरा में ताजमहल देखने के लिए, तो वहाँ पे आपसे टिकट के पैसे ले लिए जाते हैं, अंदर जाने के लिए कुछ टिकट होता है ना, तो आप ये नहीं कहेंगे ये इस्लाम मुसलमानों ने बनाया है और यहाँ पे जाने के लिए हमसे एक टैक्स लिया जा रहा है। वो टैक्स नहीं है, वो शुल्क लिया जा रहा है आपसे, उसके बदले में आपको सेवाएं दी जा रही हैं। वो धर्म के नाम पर कोई शुल्क नहीं आपसे लिया जा रहा, उस पैसे के बदले आपको सेवाएं दी जा रही हैं। वहाँ पे जो अच्छी अच्छी व्यवस्था की गई है आपकी सुविधा के लिए, उसमें खर्च हो रहा है, तो उसके लिए आपसे ये शुल्क लिया जा रहा है। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जाते होंगे तो मंदिरों में भी अंदर जाने के लिए पैसे ले लिए जाते हैं आपसे, तो वो मंदिर के लिए पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, मंदिर के आसपास जो सुविधा आपको दी गई है, मंदिर के अंदर जो सुविधाएं आपको दी गई हैं, उसके बदले वो शुल्क लिया जा रहा है आपसे, शुल्क। वो धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये नोट है। अब आर्टिकल 28, ये आखिरी आर्टिकल है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता से संबंधित ये आर्टिकल है। इसमें 3 उपखंड हैं। सबसे पहले ये कहा गया कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान जो सरकार के पैसों से चलते हैं ना, वहाँ पहली बात धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, पहली बात ये लिखा हुआ है। लेकिन वहीं आर्टिकल 2 इसका अपवाद है। इसमें कहा गया है कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना ही धर्म के नाम पर हुई है, तो वहाँ तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। पहला क्या कह रहा है कि ऐसे ऐसे शिक्षण संस्थान जो सरकारी हों, सरकार के पैसों से चलते हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान होंगे जिनकी स्थापना ही धर्म के नाम पर हुई है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदू विश्वविद्यालय, मदरसा, गुरुकुल, ये धर्म के नाम के मानकों पर ही आधारित इनकी स्थापना हुई है, तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, भले ही सरकार के द्वारा पैसों से ये चलते हों, लेकिन यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मदरसा, सरकारी मदरसों में भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल, यहाँ भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। मठ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वो स्टूडेंट के ऊपर है, वो अगर पढ़ना चाहे तो पढ़े, उसको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर थोपा नहीं जाएगा कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो उसकी ऊपर डिपेंड कर रहा है। यही बात आर्टिकल 28 के तीसरे क्लॉज में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या उससे की जाने वाली उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चाहे कोई
सरकारी शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो वहाँ पर भले ही धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वहाँ पे पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती उसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कहा हुआ है आर्टिकल 28 के तीसरे क्लॉज में। समझ में आ गया होगा आपको। पहले तो ये कहा गया है पहले क्लॉज में कि जो भी सरकारी पैसों से शिक्षण संस्थान है वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन ये बाकी दो इसके अपवाद हैं। इसमें कह दिया गया है कि चलिए ठीक है, कुछ शिक्षण संस्थानों को छोड़ देते हैं जिनकी भाई स्थापना ही धर्म के नाम पर हुई है, वहाँ पर तो धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। अगर धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे तो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर मदरसा क्यों। ठीक है, तो वहाँ पर दी जा सकती है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा जो दी जा रही है धार्मिक शिक्षा, उसमें उपस्थित होने के लिए किसी को ज़बरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता, उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब इसके बाद आर्टिकल 29 और 30 ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है आपका। ठीक है, ये पांचवा जो प्रकार का मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है और आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 29 देखते हैं। इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं ना, वो माइनॉरिटीज़ को, भारत की माइनॉरिटीज़ को देखते हुए बनाए गए थे, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में कह दिया है कि आर्टिकल 29 केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं, सभी अल्पसंख्यक हों चाहे मेजॉरिटी में हो, सबके लिए ये मान्य है। लेकिन हमारे संविधान में जब इसे जोड़ा गया था तो अल्पसंख्यकों को सोचकर ही इसको बनाया गया था। इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी कोने में रहने वाले नागरिक को अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि, बोली और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। भारत में रहने वाला जो भी नागरिक होगा, अगर वो माइनॉरिटी में है तभी तो उसकी भाषा, लिपि, बोली या संस्कृति पर आँच आ सकती है। अगर मेजॉरिटी में होगा तो ऐसा तो संभव नहीं है कि उसकी भाषा, लिपि, बोली या संस्कृति ही उसकी समाप्त हो जाए। ठीक है, ये तो माइनॉरिटी को देखते हुए बनाया गया था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं और माइनॉरिटी से संबंधित जो नागरिक हैं उनके लिए ये स्पेशल प्रावधान करने का प्रयास किया गया था हमारी संविधान सभा के द्वारा। इसमें यह कहा गया है कि जो भारत में रहने वाले नागरिक है, किसी भी कोने में भारत के रहते हों, वो अपनी भाषा को, लिपि को, बोली को, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि उनका कल्चर समाप्त हो रहा है या उनके कल्चर को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कही गई है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश देने से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी नागरिक को ऐसे शिक्षण संस्थान जो सरकार के द्वारा चलते हों, सरकार के पैसों से चलते हों, वहाँ पर प्रवेश लेने के लिए आपको रोका नहीं जाएगा। धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, इन आधारों पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो आधार हैं उन आधारों पर आपको प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है। जैसे कोई बहुत बड़ा कॉलेज है, अगर कोई फेल है, 12वीं फेल है और वो कॉलेज कहता है कि मैं 12वीं फेल वालों को एडमिशन नहीं लूँगा, तब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि आप ये नहीं कह सकते मेरे साथ तो भेदभाव किया जा रहा है, मार्क्स के आधार पर, नंबर के आधार पर मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो वहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है केवल धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा प्रवेश लेने से, बाकी अन्य आधारों पर आपसे वंचित किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि आर्टिकल 29 में कहीं भी अल्पसंख्यक वर्ग नहीं आया इसमें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके हुए बनाया गया था, क्योंकि जो मेजॉरिटी होंगे ना उनकी भाषा खतरे में होगी, ना उनकी लिपि, ना उनकी बोली, ना उनकी संस्कृति खतरे में होगी। खतरे में किसकी हो सकती है? माइनॉरिटीज़ की खतरे में हो सकती है। और भारत के नागरिकों जो हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के संबंधित नागरिक हैं,
उन्हीं के साथ तो ये भेदभाव किया जा सकता है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने से। बाकी सबके साथ तो भेदभाव करना मुश्किल ही होगा। तो आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात करता है बच्चों। इसमें ये कहा गया है कि भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। देखिए, आर्टिकल 30 में ये कहा गया है कि जो लोग भारत में भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हों या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हों, मतलब ऐसे लोग जो कोई पर्टिकुलर भाषा बोलते हों वो कम हो, जिनकी संख्या बहुत कम हो, या कोई पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग करने वाले जो लोग हैं जिनकी जनसंख्या कम हो, वो अपनी रुचि का कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसे प्रशासन कर सकते हैं उस पर, और सरकार से वो हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन भले ही वो अल्पसंख्यक वर्ग ने वो कॉलेज, वो शिक्षण संस्थान खोल लिया है, लेकिन वहाँ पर पढ़ाना क्या है, सिलेबस क्या पढ़ाना है, वो निर्धारित नहीं करेंगे। वो जो सरकारी सिलेबस है वही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि वो अपना ही इतिहास, कुछ भी नया इतिहास बनाकर पढ़ाने लग जाएं, देश विरोधी जो इतिहास है उसको पढ़ाने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये एक केस आया था, सेंट जेवियर कॉलेज केस, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि वहाँ पे पढ़ाना क्या है, सिलेबस क्या होगा, वो ये निर्धारित नहीं करेंगे ये अल्पसंख्यक जो लोगों ने शिक्षण संस्थान खोला है। जो सरकारी सिलेबस है वही पढ़ाना पड़ेगा उन्हें। पढ़ाना कैसे है वो निर्धारित कर सकते हैं, मगर पढ़ाना क्या है वो निर्धारित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 30 के दूसरे क्लॉज में लिखा हुआ है कि राज्य किसी शिक्षण संस्था को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वो संस्था अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सरकार मेजॉरिटी के दम पर बनी हो तो वो मेजॉरिटी का ही सपोर्ट करेगी, माइनॉरिटी के साथ पक्षपात कर सकती है, माइनॉरिटीज़ को अनदेखा कर सकती है। इस कारण से ये अधिकार दिया गया है कि जो माइनॉरिटीज़ के द्वारा शिक्षण संस्थान खोला गया है उनको भी सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे मेजॉरिटी की हेल्प कर रहे हैं वैसे माइनॉरिटी शिक्षण संस्थानों की भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो माइनॉरिटीज़ आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये कहा गया है। अब उसके बाद आर्टिकल 31 आप जानते ही हैं, वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये खुद में ही एक मौलिक अधिकार है। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलता है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। ये PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, @श्री एजुकेशन, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, या श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल जो ऑप्शन है वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। आर्टिकल 32 देखिए, ये हमारे संविधान की आत्मा और हृदय है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। ठीक, आर्टिकल 32 में पहली बात ये लिखी हुई है कि भारत में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो नागरिक हों चाहे विदेशी हों, जिनके भी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो आवेदन कर सकते हैं। ये उनका अधिकार है और ये नॉर्मल अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। मेरा कोई भी आर्टिकल हनन होता है, कोई भी मौलिक अधिकार हनन होता है, आर्टिकल 14 के तहत मान लीजिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है कि कानून के सामने सब समान है, इसमें कहा गया ना कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो मैं तुरंत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ और सुप्रीम कोर्ट ही मुझे मना नहीं करेगी। ठीक है, और जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति होती है कि वो उसके मौलिक अधिकारों को लागू करवाए। लागू करवाने के लिए वो निर्देश या आदेश या रिट जारी करती है। तो ये 5 प्रकार की रिटें जारी करती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। ये सब डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो UPSC के लिए या PSC एग्ज़ाम के लिए ये डिटेल में पूरा सिलेबस पढ़ाया गया, वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 32 आपका।
ठीक है, ये 5 रिटें आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आर्टिकल 33 और 34। अब 32 तक आपके मौलिक अधिकार समाप्त हो गए। अब यहाँ पर आर्टिकल 33 और 34 में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 33 वो जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो पुलिस हैं, हमारी मिलिट्री है, वहाँ उन लोगों पर कुछ उनके मौलिक अधिकार को कम करने के लिए प्रावधान आर्टिकल 33 में है। और आर्टिकल 34 में जहाँ पर मार्शल लॉ लग जाता है ना, वहाँ भी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध या कम कर दिए जाते हैं, आर्टिकल 34 में लिखा गया है। और आर्टिकल 35 में संसद को अधिकार दिया गया है कि जहाँ जहाँ मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाना है तो वो अधिकार संसद को आर्टिकल 35 के तहत मिलता है। जैसे आर्टिकल 17 में आपने पढ़ा अनटचबिलिटी, मतलब छुआछूत को हटाना है, तो छुआछूत से संबंधित उसको रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है ना, तो वो संसद को अधिकार आर्टिकल 35 में दिया गया है। और 33 में क्या है, जो हमारे मिलिट्री जवान हैं, पुलिस हैं और जो खुफिया एजेंसी हैं, इनके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। वो ये नहीं कह सकते कि मेरे मौलिक अधिकार कम हो गए, नहीं कह सकते, क्योंकि आर्टिकल 33 में ऐसा प्रावधान किया गया है। और संसद को अधिकार दिया गया आर्टिकल 34 में कि यदि वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में सेना विधि या मार्शल लॉ कहते हैं लागू हो जाता है, तो वहाँ के लोगों का मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है या उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ मार्शल लॉ लग जाता है ना, जहाँ मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ के सैनिकों को इतने अधिकार मिल जाते हैं कि वो किसी को गोली भी मार सकते हैं बिना परमिशन लिए। तो आर्टिकल 33, 34 और 35 ये संसद को अधिकार हैं। 33 में अधिकार संसद को क्या है कि पुलिस, मिलिट्री, ये सब जो हमारे सैनिक हैं, इनके मौलिक अधिकारों को समाप्त या कम कर सकती है। ठीक, तो ये है आपका मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। तो ये जितना पढ़ाया गया बार बार रिपीट कर लीजिएगा, यहीं से पूछा जाएगा। अगर मौलिक अधिकारों से प्रश्न आएगा, कम से कम एक प्रश्न या एक से अधिक प्रश्न तो जरूर ही आएंगे। तो पूरे सिलेबस का अगर क्लास नोट्स आपको चाहिए, श्री एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।